समझ आया यहाँ तक? मेरा ख्याल है बहुत इजी करके मैंने समझाई है चीजें। एंड मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी की होगी, चीजें क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स खास तौर पे बहुत ही इजी वे में, और हम लोग भूलेंगे भी नहीं, हमें याद हो जाएंगी ये चीजें। आपने नोट करें कि इस तरीके से हमें निमोथोरेक्स बहुत ही याद हो जाएगा कि किस तरीके के निमोथोरेक्स में क्या होता है, बेसिक पैथोलॉजी क्या है। ठीक है। तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। चलें हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी अपना टॉपिक। ठीक है, तो ये भी हमें आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? जो है अपना, ठीक है, हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ रहे हैं। तो एज इसमें मोर देन 40, वीनस स्टेसिस, फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशन, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशन, ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो आपका ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट होगा तो सिंपली बात है कि दिस कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो एंटी, क्योंकि बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक डेफिनेशन जब हम लोगों को समझ आ जाएगी ना तो हम लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्यों है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट आता कहाँ से है, कौन सी कंडीशंस हैं जो ब्लड क्लॉट बनाती है, कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होती है, वही सारी कंडीशंस बार बार रिपीट होंगी। और वो हम फिर जहां पे भी इस तरह की कंडीशंस आएंगी, हम लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आएगा, हम इजीली उसको कर भी सकते हैं। ठीक है ना। ये प्रोथ्रम्बिन है G2021-0A म्यूटेशन, ये तो अब रटाफिकेशन है कि कौन सा जीन म्यूटेशन होता है। तो प्रोथ्रम्बिन की एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एप्ला सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, एप्ला, एप्ला बहुत फेमस है, प्रेगनेंसी में भी होती है, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम हम उसको कहते हैं। ये आ गया ना, इसमें एपीएस दिया हुआ है एंटी फास्फो, लेकिन हम इसको एप्ला, एप्ला कहते हैं, एपीएलए, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये कॉम्प्लिकेशन होती है। एसएलई के पेशेंट, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के पेशेंट, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ठीक है, होमोसिस्टीन लेवल्स भी हम चेक कराते हैं लेब्स में। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनमें भी होमोसिस्टीन लेवल चेक कराते हैं, उनमें हमें होमोसिस्टीन लेवल्स जो है ना फिर वो बढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है, ब्लड क्लॉट। ठीक है, आर्टरी बंद हो गई, और इसमें भी क्या प्रॉब्लम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, तो ये होमोसिस्टीन लेवल और कुछ ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, दे आर जस्ट नॉट ओनली द रिस्क फैक्टर्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इवन दे आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक सिंपली। ठीक है, आईसीयू रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, इमोबिलिटी, आईसीयू का पेशेंट आपको पता है कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। आईसीयू के पेशेंट क्यों, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट होते हैं, इमोबाइल पेशेंट होते हैं। फिर हम आईसीयू में क्या करते हैं, खासतौर पे हमारे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को पता होगा कि उनको हम ड्यूटी लगाते हैं कि भाई हर 2 घंटे के बाद इनको चेंज करें आप। ठीक है, बेड सोर्स के बचाने के लिए हम उनको कर रहे होते हैं, पोजीशन उनकी चेंज कराते हैं, फिजियोथेरापीज हो रही होती हैं। तो आईसीयू मैनेजमेंट में ये सब चीजें हो रही होती है। ठीक है, तो पोस्चर चेंज होगा उसका एवरी 2 आवरली, हम लिखते भी हैं ऑर्डर्स में डॉक्टर्स हम आईसीयू में कि चेंज दी पोस्चर एवरी 2 आवरली, 2 घंटे के बाद इसका पोस्चर चेंज करना है। वो सब क्यों, क्योंकि पेशेंट इज इमोबाइल, पेशेंट ऑलरेडी आपका जो है वो जब इमोबाइल होगा तो उसका ब्लड स्टेसिस होगी, ब्लड स्टेसिस होगी तो ब्लड क्लॉट बनेगा, ब्लड क्लॉट बनेगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सब चीजें हो सकती है फिर। तो ये बेसिक मैकेनिज्म जो रिस्क फैक्टर्स का हम डिसाइड कर रहे हैं डिस्कस, वो सारा है गेम सारा का सारा ब्लड क्लॉट पे। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है, सेंट्रल, क्यों, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, क्यों, क्योंकि हम एक्यूरान, कल किसी ने पूछा था, एक्यूरान और सुक्साइल कोलिन दे रहे होते हैं तो पेशेंट आपका पैरालाइज पड़ा होता है आईसीयू में। ठीक है, ड्रग इंड्यूस पैरालिसिस हम करते हैं ताकि पेशेंट आपका पड़ा रहे, ज्यादातर जो है वो मतलब हिले जुले नहीं, और उसको हम सेडेशन में रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रहा होता है पेशेंट, तो वो भी उसको प्रोवोक करेगा, ये कंडीशन भी आईसीयू के पेशेंट को टू डेवलप एनी क्लॉट। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर्स डले होते हैं, सीवियर सेप्सिस में पेशेंट जाते हैं आईसीयू में, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, मीडियम होगा या मेसिव होगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या देखेंगे हम, स्मॉल के अंदर तो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिर्फ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ या मामूली चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ पेशेंट आ जाते हैं। मीडियम पल्मोनरी में आपको पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू विद द हेमोपेसिस, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया, टेकिपेनिक प्लूरल रब,
प्लूरल रब भी मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है, प्लूरल रब भी मिलेगी, ये भी देख लें। लेकिन ये मीडियम में मिलेगी, स्मॉल तो इसलिए ज्यादातर जो है ना वो मिसडाइग्नोज हो जाते हैं, लेकिन मीडियम और मैसिव को हम पकड़ ले तो मैसिव तो खराब, मैसिव तो बहुत सीरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग है ना आपका, डेथ जो हो सकती है पेशेंट की, शॉक के सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, वह सडन हिस्ट्री होती है सिनकपी के साथ, पहला स्वेटिंग, सेंट्रल साइनोसिस, एलिवेटेड जेवीपी, ये मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में तो मिक्स आपको जो है ना सिम्टम्स मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, कि पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है या एम्बोलिज्म है। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है, इवन कार्डियोलॉजी के अंदर भी या मेडिसिन के अंदर भी, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है, वो एकदम अगर रूल आउट हो जाता है तो देन बाकी चीजें मैनेज हो जाती है। एनीवे डीवीटी, डीवीटी को भी रूल आउट करना है, ठीक है, डीवीटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है अगर पेशेंट की हिस्ट्री है तो। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगेन आ गया, एमआई आपका आ गया, प्लूरेसी आ गया, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, निमोथोरेक्स, कोस्टोकोंड्राइटिस या रिब फ्रैक्चर वगैरह, ठीक है ना, ये सारी वही डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपकी वही बन गई जो प्लूराइटिक चेस्ट पेन की के साथ है, और जो जो चीजें हो सकती हैं इस ब्लड क्लॉट से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, सीबीसी, कोगुलेशन प्रोफाइल, ईएसआर, एलडीएच, एबीजीज, ये सब कराएंगे। डी डाइमर सेंसिटिव है बट नॉट स्पेसिफिक, मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को कि डी डाइमर लेवल सिर्फ पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, सेंसिटिव जरूर है, कराते जरूर है, अप टू 80% ऑफ आईसीयू पेशेंट हैव एलिवेटेड डी डाइमर लेवल इन द एब्सेंस ऑफ इट। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें 80% पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उनके डी डाइमर लेवल अगर आप लोग कराएंगे तो वो बढ़े हुए आएंगे, लेकिन उनको अभी तक वीटी डेवलप ही नहीं हुआ है। वीटी क्या, वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, तो वेनस थ्रोम्बोसिस स्टेट तो उनकी डेवलप ही नहीं हुई, मगर 80% पेशेंट में डायमंड लेवल आपको वाकई में बढ़े हुए मिलेंगे, मोर देन 500 मिलीग्राम पर ml मिल सकते हैं, तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक। तो एल्वुलर ए ऑक्सीजन ग्रेडियंट हम निकालते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट मोर देन 15 to 20 इज कंसीडर्ड नॉर्मल है, ठीक है, ये आप याद कर लें, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल तो इतना ये नहीं होता, ठीक है ना। बाकी ईसीजी में क्या मिलेगा, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, S1Q3T3, ठीक है, तो लीड वन के अंदर आपको एस वेव मिलेगी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अगेन एस वेव इन लीड वन, ठीक है, और Q3, थ्री और थ्री का मतलब लीडों को पकड़ रहे हैं आप लोग, अगर वन है तो लीड वन को पकड़े पहले, थ्री है तो लीड थ्री, और इसको भी थ्री है, अब फिर वेव्स ढूंढे आप, कि वन में हमें क्या ढूंढना है एस वेव, क्यू में हमें क्या ढूंढना है, जो लीड थ्री में हमें क्या है क्यू वेव, और जो है लीड थ्री के अंदर भी आपको टी वेव भी मिलेगी, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग इसमें बताया हुआ है, दिस इज योर एस वेव। जो नीचे आ रही है ये पैरामेडिक स्टाफ के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वेव आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली को छोड़ दें, ये नीचे आ रही है ना जो नीचे, इसको हम एस वेव कहते हैं। अगर ईसीजी की बेसिक आप लोगों को पता होगा तो PQRS, ये एस है, ये दिस इज एस वेव, तो आपको लीड वन में एस वेव मिल रही है, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे आपको क्यू वेव मिल रही है, क्यू वेव इन लीड थ्री, ठीक है, ये देखें, अच्छा क्यू वेव और आप एस वेव अलग है, PQ, मैंने बताया ना क्यू क्या है, पी के बाद क्यू आएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज क्यू, पी वेव, क्यू, एंड दिस इज आर एंड दिस इज एस, तो क्यू वेव, फिर टी वेव इन्वर्टेड टी वेव मिलेगी लीड थ्री में, अब ये देखें PQRST, ये आपकी टी वेव है, और ये इन्वर्टेड टी वेव है, उल्टी हुई है टी वेव, तो आपकी दो फाइंडिंग तो लीड थ्री में ही मिल जाएगी, एक क्यू वेव एक T3, ठीक है, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है टेकिकार्डिया के साथ। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग पेशेंट में क्या मिलेगी आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है देखने, चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स है पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एटिलेक्टेसिस के साथ फ्लूइड मिल सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन में भी, या कुछ भी है लंग कोलेप्स के साथ, पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं, एलिवेटेड डायफ्राम है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायोलेटरल है, एनलार्ज हिलम, एनलार्ज माइडियास्टिनम, कार्डियोमेगली मिल सकती है, क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्लूरल एफ्यूजन, मिल सकती है, ओलिगमिक फील्ड, वेस्टर्न मार्क साइन कहते हैं हम इस ओलिम्पिक फील्ड को। ओलिम्पिक फील्ड का मतलब है कि इसके जो शेडोज हैं या वेसल्स हैं या जो फील्ड्स हैं, जो लंग फील्ड्स हैं, वो आपको समझ लें कि डिमिनिश्ड मिलेंगी, तो ओलिम्पिक लंग फील्ड्स हम उनको कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ए वेस्टर्न मार्क साइन, अभी आप लोगों को आगे एक्सरे शेयर होगा, प्रोमिनेंट सेंट्रल पल्मोनरी आर्टरी, इसको फ्लैशनर साइन कहते हैं, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जस्ट आप नाम याद कर लें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, अच्छी टेबल है, आप लोग रट्टा भी लगा सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है ओस्पी के हिसाब से या टॉक्स जो हम लोगों के होते हैं ओस्पी के भाई, व्हाट आर द चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग इन द पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो आप ये याद कर सकते हैं कि दीज आर दी
फाइंडिंग्स विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिनारियो होता है, एक्सरे होता है, आप लोगों को पिक हुआ या नहीं हुआ एक्सरे, लेकिन क्वेश्चन अगला उसमें लाजमी जरूर होता है, आप लोगों को पता है ओस्की के अंदर के फाइंडिंग्स लिखें। ठीक है, मेंशन 3 फाइंडिंग्स, मेंशन 4 फाइंडिंग्स, व्हाट इज वेस्टरमार्क साइन, व्हाट इज फ्लेशनर साइन, इस तरीके से व्हाट इज हैम्पटन्स हम, इस तरीके से आगे के फर्दर क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, अब ये देख लें, ये हैम्पटन्स हम पे, वेज शेप्ड प्लूरल बेस्ड इनफिल्ट्रेट दैट इज ओकेजनली सीन विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नोट द डेंसिटी एट द राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल इन दिस फिल्म। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपका वेज शेप्ड आ गया ना, ये वेज शेप, दिस इज योर वेज शेप्ड प्लूरल बेस्ड इनफिल्ट्रेट दैट इज ओकेजनली सीन, ये आपका हैम्पटन साइंस कहलाता है, हैम्पटन्स हम। ये आपका वेस्टर मार्क साइन है, ओलिम्पिक लंग फील्ड्स, डिमिनिश लंग फील्ड्स मिलेंगी, अगर आप देखेंगे ये शाइनी पोर्शन है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको थोड़ा जो इनकी वेसल्स हैं या लंग फील्ड्स हैं वो आपको ओलिम्पिक मिलेंगी। ठीक है, फिर डीवीटी, डीवीटी क्योंकि इसमें मोस्ट कॉमन काज होता है, ठीक है, और जिसके अंदर से क्लॉट निकलता है और जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देता है, तो अगर कोई डीवीटी का पेशेंट है, हिस्ट्री मिलती है आप लोगों को, तो उसका आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड तो लाजमी कराएंगे, डॉपलर वेनस सिस्टम का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे आप। ठीक है, तो ये एक पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दी है कि डॉपलर फ्लो अराउंड थ्रम्बस, ये देख रहे हैं थ्रम्बस है, यहाँ पर थ्रम्बस है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट है, लेट सपोज इजी कर लेते हैं थ्रम्बस को। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ये आपका ब्लड फ्लो आ जाता है, तो यहाँ से ये आपका डिटेच होता है, टूटता है, ब्रोकन ऑफ होता है थ्रोम्बस, और ब्लड सर्कुलेशन में ट्रेवल करके पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है। ठीक है, ये वेंटिलेशन परफ्यूजन वीक्यू रेशियो हम लोग पढ़ते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है, लंग परफ्यूजन देखें। ठीक है, ये राइट लेटरल है, ये एंटीरियर है, ये लेटरल है, इसमें परफ्यूजन कैसी हो रही है, और लंग वेंटिलेशन यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाया है कि ब्रीथ होल्ड 15 सेकेंड, एक प्रोसीजर है, जस्ट कंपेरिजन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन चल रही है इसमें पल्मोनी एम्बोलिज्म। सीटीपीए, सीटीपीए और सीटीपीए याद कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ठीक है, सीटीपीए चाहे यूएसए में दे दें आप, चाहे कुछ भी दे दें, CTPA, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट, बाकी सब सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये जो भी है डी डाइमर लेवल हो गए या बीक्यू रेशियोज हो गए, दे आर ऑल सपोर्टिव, बट दे आर नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये सीटीपीए की इसमें एग्जांपल दिखाई है, कहाँ क्लॉट फंसा, कैसे क्लॉट फंसा, ये देख सकते हैं, सीटीपीए में हमें नजर आ जाता है। ठीक है, दूसरे टेस्ट में आप इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी में हमें मैकोनल साइन मिलता है, मैकोनल साइन, कार्डियो कार्डियोग्राफर तो समझ सकते हैं कि मैकोनल साइन क्या है। ठीक है ना, उसमें कैसे आर ए आर बी कोलेप्स होता है, कौन सा साइन होता है, 60-60 साइन होता है, बहुत एडवांस हो जाएगा फिर। लेकिन एकोकार्डियोग्राफी भी हमें जो है ना, जो सबसे पहले हम लोगों को कार्डियोलॉजी में जो कॉल किया जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, कार्डियो को जो इन्वॉल्व किया जाता है, उसका रीजन यही है कि हम एकोकार्डियोग्राफी करें पेशेंट की और देखें, अगर हमसे एक्सक्लूड नहीं होता तो फिर है। लेकिन स्टिल मैं बता दूं कि एकोकार्डियोग्राफी नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड टू डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीटीपीए इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। एकोकार्डियोग्राफी यस कैन डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हम डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हम डिटेक्ट करें, हमसे मिस हो सकता है एकोकार्डियोग्राफी में। कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल भी स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए, आप लोगों को पता है कि कार्डियक ट्रोपोनिन मैंने आप लोगों को बताया, दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एमआई, दे कैन आल्सो रेज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करेंगे, याद कर लें, जब थ्रम्बस आया है तो भाई पिघलाना है, पिघलाएंगे कैसे, एंटीकोगुलेशन करनी है, थ्रोम्बोलाइसिस करनी है, सिंपल है। ठीक है, तो रिससिटेशन में अगेन वही है, ऑक्सीजन दें, आईवी एक्सेस दें, एबीसीडी, वही हमारा पुराना फार्मूला चलेगा। इमरजेंसी में जैसे मैनेजमेंट एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी एबीसीडी से ही स्टार्ट करनी है, ऑक्सीजन करनी है, आईवी एक्सेस करना है, एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक, क्योंकि पेशेंट आपका बहुत पेन में होता है इसमें, और सिवियर पेन होता है और क्रशिंग पेन हो रहा होता है, तो इसलिए मॉर्फिन और पेथिडीन या एनाल्जेसिक्स हम देंगे। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, फ्लूइड एंड आइनोट्रोपिक डोपामिन है, पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शॉक में जाता है, इसलिए कार्डियोजेनिक शॉक को भी मैनेज करना है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक असल है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी और एंटीकोगुलेशन, ये याद करें आप लोग। ठीक है, एसके लगाए भाई, एसके मशहूर है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, जो एमआई में भी लगता है, यूरोकाइनेस, अल्टीप्लेज, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, ये सब आपके, आप लोगों ने देखा होगा, ये स्ट्रोक में भी हम लोग दे रहे होते हैं,
ये हम एमआई में भी दे रहे होते हैं और यही हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म देखें, जब मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगा। ठीक है ना, मैकेनिज्म सब में एक ही है। ठीक है, सब में थ्रम्बस बन रहा है, सब में क्लॉट बन रहा है, ब्लड क्लॉट है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो गया, उसकी वजह से एमआई हो गया, उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। तो इस स्ट्रोक को, इस क्लॉट को पिघलाना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हमें करनी पड़ेगी और उसके लिए एसके हो गया। इसमें एसके का डोज आपके सामने है कि 250,000 यूनिट ओवर 30 मिनट्स हमें चलाना है। एसके किस डोज में चलाना है ये इंपॉर्टेंट है। एम क्या है? रिलीव पल्मोनरी वेस्कुलेचर ऑब्स्ट्रक्शन। भाई जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो जो फंस गया है, जो पल्मोनरी आर्टरी के गले में एक चीज फंस गई है, उस चीज को आप लोग पिघला के उसको आगे निकालेंगे। इंप्रूव द राइट वेंट्रिकुलर एफिकेसी, करेक्ट द हेमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो एंटी कोगुलेशन में हम क्या है, हेपरिन। हेपरिन क्या करेगा? हेपरिन भी ब्लड पतला करेगा आपका। ठीक है, तो 5,000 से 10,000 यूनिट जो है इंटरनेशनल लोडिंग डोज, देन 100 यूनिट्स, 1,000 यूनिट पर आर आपका आईवी इन्फ्यूजन ड्रिप में आप चला दें 7 से 10 दिन, और टिल द क्लिनिकल इंप्रूवमेंट फॉलो अप बाय पीटीटी। कैसे फॉलो करेंगे? हेपरिन को पीटीटी से फॉलो करते रहे, 1.5 से 2.5 तक आप लोगों को रखना है। वारफरिन भी देते हैं हम। ठीक है, वारफरिन भी एंटी कोगुलेशन है। 2.5 से 7.5 मिलीग्राम ओरली पे आप शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। और 5 to 7 डे स्टार्टेड विथ हेपरिन 5 to 7 डेज टू स्टार्ट एक्टिंग। 5 से 7 दिन के लिए दे सकते हैं। 3 से 6 महीने तक भी आपको एंटीकोगुलेट करना पड़ेगा। पेशेंट को थर्मोलाइज कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया आपका, पेशेंट आप डिस्चार्ज कर दिया, देन आप पेशेंट को एंटीकोगुलेशन पे ओरल शिफ्ट पे करेंगे कि वारफरिन टेबलेट है, और आईएनआर को 2 से 3 पे रखना है और उसको मॉनिटर करना है पेशेंट को। ठीक है, और एम्बेलेक्टोमी इज ए सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल एम्बेलेक्टोमी कर सकते हैं, कैथेटर एम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं। भाई थ्रोम्बस नहीं पिघला, नहीं हो रहा आपके, एंटीकोगुलेशन से भी नहीं हुआ, थ्रोम्बोलाइसिस से भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो पेशेंट को तो बचाना है ना। तो दिस इज एम्बोलेक्टोमी इज आल्सो ट्रीटमेंट, जिसमें आप क्या करेंगे कि एम्बोलस जो बना है, जो थ्रोम्बस बना है, उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाएगा, उसको सर्जिकली निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में डेथ हो सकती है, क्रोनिक पल्मोनरी रेस्पिरेटरी फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रिकरेंस। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट में बहुत कॉमन होता है, इसलिए आप लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्चर चेंज करें, चीजें करें, हाइपर कोगुलेबल स्टेट से बचाएं। इसलिए अक्सर करके आईसीयू के पेशेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा, हेपरिन चल रही होती है एंटीकोगुलेशन पे, उनको प्रोफाइलेक्टिकली डाल दिया जाता है ताकि उनके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स है, लो रिस्क, हाई रिस्क। ठीक है, ये आपके लिए टेबल है। ठीक है, रिस्क कैटेगरीज इसमें डाल दी है, रिकमेंडेड प्रोफाइलेक्सिस आप लोगों के लिए मैंने डाल दी है कि भाई इसमें क्या क्या दे सकते हैं आप, फर्स्ट 2 आवर में क्या देंगे। ठीक है, और ये लो रिस्क कौन से पेशेंट होते हैं, हाई रिस्क कौन से पेशेंट होते हैं, ये आप देख सकते हैं। वही सारी टेबल है, वही सारी चीज है ये। और ये प्रोफाइलेक्सिस रेजिमेंट्स आपकी आ गई है, कैन फ्रिक्शन हेपरिन में मैंने डोजेस डाल दिए कि किस डोज में आप लोग इनको प्रोफाइलेक्टिकली रेजिम कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ हमें 30 mg देनी है, कहाँ, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, एंटीकोगुलेशन थ्रोम्बोलाइसिस। एनीवे, आई होप कि इट्स क्लियर एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप लोगों का पूरा हुआ और बहुत सिंपल वे में मैंने आप लोगों को कर दिया है। ठीक है, 10 बजे ही मैंने अपनी क्लास पूरी कर दी अपने इस पर। प्रॉमिस इंशाल्लाह ताला मंडे से हम लोग जीआई इमरजेंसी स्टार्ट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसा लगा आप लोगों को? क्लियर है? चीजें समझ आई? जल्दी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, देन आई एम जस्ट क्लोजिंग। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। क्लियर हो गया? ओके, 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 थैंक यू।